नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी ऐसे अफसर हैं जिन्हें सुपर कॉप कहा जाता है। साइबर अपराधी उनके नाम से कांपते हैं और उन्हें साइबर अपराध में पीएचडी मिली है। लेकिन एक समय ऐसा था कि उन्हें ईमेल लिखना भी नहीं आता था, मेल करना भी नहीं आता था। लेकिन वो किस तरह इस साइबर अपराधियों के पीछे पड़े और खुद मानद उपाधि हासिल कर ली, साइबर अपराधियों को लेकर पीएचडी कर ली, 500 से अधिक सेमिनार कर चुके हैं, 2 लाख से अधिक लोगों को जागरूक कर चुके हैं, खुद चंबल से आते हैं और बीहड़ में भी उनका डकैतों से सामना हुआ है। ऐसे ही सुपर कॉप जिन्हें अशोक पुरस्कार मिला है इसी को लेकर, साइबर अपराध को जागरूकता को लेकर, साइबर अपराध में ऐसे ऐसे काम किए हैं। लेकिन एक बार खुद साइबर अपराधियों के निशाने पे निशाना पड़ गए और एक बार उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 3 दिन के लिए जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था, चंद मिनटों में मुक्त करा लिया। ऐसे की कई उनकी ख्यातियां हैं, कई ऐसे उनके काम हैं जिनकी बदौलत उन्हें सुपर कॉप कहा जाता है। कैसे उनका संघर्ष भरा जीवन है, क्या उन्होंने लक्ष्य साधा था और कैसे हासिल किया, उन तमाम चीज़ों पे उन्हीं के बारे में उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं एडिशनल डीसीपी क्राइम इंदौर राजेश दंडोतिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है दंडोतिया जी। आपके किस्से बहुत सुने हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हैं। आप चंबल से आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत बचपन से करते हैं, जब लोग कहते थे कि पंडित जी के 3 बेटे पंडित जी को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। और एक युवा लड़का इस ठान लेता है कि मैं एमपीपीएससी क्लियर करूंगा, और किस तरह से वो संघर्ष होता है, क्या था वो मामला और कैसे आपने ये ठाना कि मुझे पुलिस में ही जाना है, और कैसे पहले आप क्रिकेटर बनना चाहते थे और फिर पुलिस में आ गए? देखिए, पहले तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो चूंकि मुरैना जैसी जगह है वहां पर पुलिस का ही बड़ा क्रेज था, क्योंकि उस समय डकैत बहुत थे, डकैत समस्या थी। तो ऐसे में पुलिस का बड़ा क्रेज था, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात तो थी कि पुलिस वाला बनना है। लेकिन सबसे पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर डॉक्टर का मन में आया, फिर उसके बाद फिर धीमे से फिर मुझे कहीं ना कहीं स्टेट सिविल सर्विसेज का लगा। यूपीएससी भी दिया मैंने, प्रीलिम्स भी क्लियर किया था, और कुछ सर्कमस्टेंसेस तो मेंस नहीं दे पाया था। उसके बाद फिर मैं लगातार, क्योंकि आप जब तैयारी करते हो तो लोग आलोचना करते हैं, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये स्टडी कर रहे हैं, पढ़ेंगे, बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप का। तो इस तरह लोग हमेशा कहते थे कि पंडित जी के 3 बच्चे पंडित जी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप जब सफल होते हैं तो सफलता ही आपका उत्तर होता है। अदरवाइज आप मुंह से कुछ भी कहते रहे, सब कोई अर्थ नहीं है। आपका परिणाम, आप जिस काम में लगे होते हैं, जो गोल आपने सेट किया है, अगर उसको अचीव करते हैं तो उसको अचीव करने के बाद ही वही आपका जवाब होता है, क्योंकि मुंह से नहीं बल्कि अपने कर्म से जवाब दिया जाता है अपनी आलोचनाओं का। आपको यहाँ तक पहुंचने में आपकी माँ का भी बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल। वो आपको 1 रुपया देती थी एक प्रश्न पत्र हल करने पर। कुछ हमारे दर्शकों को वो किस्सा सुनाएंगे कि कैसे प्रभावित हुए, कैसे माँ ने आपको प्रेरित किया यहाँ तक पहुंचने के लिए? जी, मैं छोटा था तो मम्मी एक्चुअली में तैयारी करती थी उसकी, स्टेट सिविल सर्विसेज की। तो उनके लिए तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो आते थे, वस्तुनिष्ठ आते थे, तो उसके लिए मम्मी बोलती थी कि एक पेपर मुझे सॉल्व कराओ तो मैं तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। तो ये मेरी पॉकेट मनी वहीं से जनरेट होती थी। और धीमे धीमे वो पॉकेट मनी जो बचपन में जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स कराए थे, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी वो चीजें आती थी, इसलिए मैं जल्दी से इसको क्रैक कर पाया स्टेट सिविल सर्विसेज को। माँ का, मेरे बड़े भाई का, परिवार का बड़ा योगदान था, पिताजी का, सभी का योगदान रहता है सफलता में आपकी। लेकिन बहुत और भी था ना दंडोतिया जी, जब आप तैयारी कर रहे थे, लोगों को पढ़ाते थे और लोग खुद सिलेक्ट हो गए थे, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, और एक बार जब आपके भाई का फोन आया तो आप रोने लगे थे, क्या था वो पूरा किस्सा? वो एक्चुअली मुझे मलेरिया हो गया था और मेंस के एग्जाम्स आने वाले थे। तभी बच्चों की बीमारी में व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, तो फिर मैंने फोन करके भैया को बताया कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं रो गया था। तो भैया ने बोला कि वापस आ जाओ, अपन खेती बाड़ी कर लेंगे, दाल रोटी तो खा ही लेंगे। तभी मुझे लगा कि जब पूरे जीवन इन्होंने इतनी तपस्या की, उसके बाद 1 मिनट नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत बोला कि तुम वापस आ जाओ। जब 1 मिनट में ये सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए पुत्र, एज ए छोटा भाई, मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी, मुझे भी कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे। और तभी से मैंने प्रण किया कि मैं अब सिलेक्ट होने के बाद ही घर जाऊंगा। और लकीली उस साल मेरी 16th रैंक आई स्टेट सिविल सर्विसेज में, और मैं सिलेक्ट हो गया। पहली बार में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार में सफलता नहीं मिली, तीसरी बार में ये सफलता आपको मिली थी, तो पहले 2 अटेम्प्ट में आप कैसे चूक गए थे? पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचना ही बड़ी बात थी। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला, तो फिर मैंने स्टूडेंट्स जो थे
जो तैयारी कर रहे थे उनको पढ़ाया अपने पॉकेट मनी के लिए, और थर्ड अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो गया था। फिर मेरे बाद तो मेरा छोटा भाई भी यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया था, अभी एडिशनल जी। कमिश्नर जीएसटी। जब आपको ये सफलता मिली, जब परिणाम आए होंगे, तो पहली बार कैसे पता चला और किससे ये बात आपने शेयर की, और क्या था परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी उस समय? पहली बार एक कोचिंग में, जो मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, उनका फोन आया था कि रिजल्ट आ गया है। हम्म। राजेश वो टीचर थे धाकड़ साहब, वो खुद यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए थे। उनका फोन आया था कि राजेश तुम सिलेक्ट हो गए, तुम्हारी 16th रैंक आई है। हम्म। तो चूंकि तब मेरे पेपर बहुत अच्छे गए थे, तब भी मैंने सोचा ये 16th रैंक कैसे आई, कहीं ना कहीं मतलब कुछ गड़बड़ हुई है चेकिंग में। लेकिन चूंकि स्केलिंग होती है तो स्केलिंग को बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते हैं हम लोग, ये स्केलिंग में कौन सा सब्जेक्ट ऊपर हो जाता है कौन सा नीचे। पर सर्टेनली 16th रैंक भी बड़ी बात थी, क्योंकि कुल 94 सीट थी उस समय, पोस्ट जो थी 94 ही थी, और जनरल के लिए 30 पोस्ट थी। तो ऐसी स्थिति में अगर रैंक नहीं आती तो फिर अच्छा पद भी नहीं मिल पाता। तो लकीली जो फर्स्ट टाइम में जब सिलेक्ट हुआ हूँ, तो फर्स्ट टाइम में ही डीएसपी 16th रैंक आ गई थी मेरी। फिर किसको बताया था सबसे पहले? फोन पर बताया, और सबसे पहले घर तो वालों को? मेरा एक दोस्त था साथ में, तब हम बाहर घूम रहे थे, मुरैना में कहीं घूम रहे थे। तो वहां जब मुझे पता चला कि सिलेक्शन हो गया है, तो फिर मैंने उसको लेके घर गया। फिर मम्मी पापा सबको बताया। तो उस समय तो फोन भी नहीं था मेरे पास, तो घर जाके बताया, सब लोग खुश हुए। उस दिन गली में काफी मिठाई बटी, हम्म। और हमने होली नहीं खेली थी उस दिन, फिर होली खेली थी। अच्छा, होली पहले निकल चुकी थी, आपने खेली नहीं, बाद में हाँ खेली? निकल चुकी थी। हाँ लेकिन जब सिलेक्शन होता है, इसके बाद ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग भी बड़ी टफ होती है, लेकिन आप तो चंबल से आते हैं तो ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन पहली पोस्टिंग हाँ, कहाँ हुई थी और ट्रेनिंग पहला केस कौन सा था आपका, हमेशा याद रहता है? पहला केस था मेरा खंडवा का था। खंडवा में प्रोबेशनर था, और उस प्रोबेशनर पीरियड में एक मर्डर हुआ था, डेड बॉडी मिली थी, ब्लाइंड मर्डर था वो, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। हम्म। तो वो वो फिर बाद में पता चला वो इंदौर का रहने वाला था, आरोपी भी इंदौर का था, फरियादी भी इंदौर का, जो मृतक भी इंदौर का था। तो ये ब्लाइंड मर्डर था, जो कि काफी बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि दोनों ही चीजें ब्लाइंड थी, ना मृतक का पता ना आरोपी का पता। ऐसे में उस तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन वो मेरा पहला केस था, और 3 दिन में ही मैंने वो सॉल्व कर दिया था। आपका डकैतों से भी सामना हुआ, मुठभेड़ भी हुई है, यहाँ तक हमने सुना है कि आप खुद एक बार पकड़ बन गए थे, बंधक बन गए थे डकैतों का। क्या था वो पूरा किस्सा? ये एक एनकाउंटर था जिसमें राकेश गुर्जर डकैत था, उसके साथ ये एनकाउंटर हुआ था। मेरा गनमैन था जिसको गोली भी लगी थी, तो मैं पकड़ बन के गया था। मेरे साथ टीआई सतीश दुबे थे, और कुछ फोर्स था, और पकड़ बन के गए थे। और पकड़ बनने के बाद तो वो सामना हुआ, फायरिंग हुई, काफी खतरनाक एनकाउंटर था वो। तो वो आपको तो डर नहीं चांस लगा एनकाउंटर। कि कहीं पता चल जाएगा कि पुलिस वाला खुद बनकर आया है तो मुझे गोली मार देंगे? देखिए, डर तो एक सामान्य प्रक्रिया है, डर सबको लगता है। जी। सब लोग भयभीत होते हैं, जो इंसान है वो भयभीत होते हैं, भय सबको होता है। लेकिन एज ए लीडर आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है। और लेकिन आप कहीं किसी ना और को कहीं भी तो भेज सकते थे, आप खुद जाएंगे तो ज्यादा चांसेस रहते हैं ना कि पुलिस वाले को पहचान जाए डकैत और सीधे गोली मार दें। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी एक्चुअली जाने की, तो फिर मुझे ही बनना पड़ा। बट ये होता है कि लीडर का अर्थ ही होता है कि लीड बाय एन एग्जाम्पल। अब खुद आपको लीड करना होगा, तो मैंने लीड किया, और लकीली और वो एनकाउंटर हो भी गया, जिसमें डकैत, जो मेन डकैत था, जो सरगना था, वो मारा गया। तो ये बड़ा अच्छा एनकाउंटर था। आपको साइबर मामलों में डॉक्टर की उपाधि मिली है, पीएचडी मिली है, एक मानद उपाधि मिली है, और एक समय ऐसा था कि आपको ईमेल करना भी नहीं आता था, 2022 में शायद, जब आप, मुझे लगता है, ग्वालियर में पदस्थ थे। तो ये अचानक ये बदलाव कैसे आया? कैसे आप युवाओं की तरह अचानक साइबर में एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको पुरस्कार मिल गए हैं, आप सेमिनार करते हैं? ये चूंकि साइबर की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही थी, ग्वालियर में ही 15 से 20 कंप्लेंट पर डेली आ रही थी। जी। और कहीं ना कहीं लोग काफी दुखी होते थे, परेशान होते थे। फिर एक घटना हुई थी, प्रदेश में ही एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने स्टैंड लोन ऐप डाउनलोड किया, और फिर उनके फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। तो पति पत्नी दोनों बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। तब मैं काफी परेशान रहा उस घटना को लेकर। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको पता होता कि ये साइबर फ्रॉड है, तो कभी भी सुसाइड नहीं करते। तब फिर मैंने सोचा क्यों ना लोगों को जागरूक किया जाए। और साइबर फ्रॉड को जागरूक करने के लिए उस समय वरुण कपूर साहब 2013 से ऑलरेडी एक मध्य प्रदेश में लगातार कैंपेन चला रहे हैं। तो फिर मुझे लगा, फिर मैंने उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़े। फिर मैंने अपने आप को, चूंकि लगातार विक्टिम मेरे पास आते थे, तो उनसे मैं बात करता रहता था। तब फिर मुझे लगा कि मुझे लोगों के बीच में जाकर ये बताना होगा कि साइबर फ्रॉड किस तरह के होते हैं। तो लोग सुसाइड नहीं करेंगे जब वो जागरूक होंगे, उनको पता चल जाएगा एक फ्रॉड है, ये कोई असली खेल नहीं है। तो निश्चित रूप से वो अपना बचाव करने में सक्षम होंगे। तब से फिर मैंने प्रण किया था, और आज मैं लगभग 560 से ज्यादा सेशन कर चुका हूं। जी। ऑफलाइन, ऑनलाइन, इसके अलावा सोशल मीडिया तो पर भी ये आप लगातार सक्रिय रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए?
जी, मतलब इसके अलावा जो सेशंस के अलावा ऑनलाइन मेरे द्वारा डिजिटल एडवाइजरी जारी की गई है, 100 से ज्यादा डिजिटल एडवाइजरी जारी की गई है, और 70 से ज्यादा मेरे द्वारा विक्टिम के साथ लाइव कन्वर्सेशन हुआ है, और लगभग 250 से ज्यादा मेरे द्वारा साइबर एडवाइजरी, स्टील एडवाइजरी जारी की गई है। तो लगातार अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते रहते हैं, और बीच बीच में मैं ये चौराहों पर जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है वहां पर पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। आपने भी ये भी बहुत सारे मामले देखे होंगे कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मामला भी था जिसको 3 दिन के लिए डिजिटल अरेस्ट किया था, आपने उसको मुक्त कराया था। पढ़े लिखे लोग कैसे जाल में फंस जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना होगा, अगर साइबर फ्रॉड से बचना होगा तो उसके लिए जरूरी है जागरूकता। अगर आप एजुकेटेड हैं और जागरूक नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, और अगर आप अनएजुकेटेड है लेकिन जागरूक है तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड होने की संभावना कम रहेगी। तो एजुकेटेड होना और जागरूक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए प्रत्येक एजुकेटेड व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो जागरूक रहे साइबर क्राइम को लेकर। इसलिए हम लोगों ने लगातार ये अभियान चलाया है। मैंने आकाशवाणी के साथ भी लगातार 15 दिन लाइव गया हूं, जहां पर इंटीरियर में जो लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है उनको भी बताया गया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं अगर साइबर फ्रॉड होता है। क्या सतर्कता बरती जानी चाहिए कि आप साइबर अपराधियों के जाल में ना फंस सकें? सबसे पहली बात तो यह कभी भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। नंबर 2, आप कभी भी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव ना करें, वरना आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आप ने इन जो लुभावनी ऑफरों के झांसे में ना आए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप से जो फेक प्रोफाइल, ये जो सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के माध्यम से अगर आपसे वो इन्वेस्ट करने का बोलते हैं तो ये मान के चलिए वो लुभावनी ऑफर दे रहे हैं, अनरियलिस्टिक रिटर्न दे रहे हैं, तो उनके झांसे में ना आए। कभी भी गूगल से कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर डायरेक्टली ना लें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लें। कभी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करें, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएंगे आपके मोबाइल में, चाहे वो एडिडेक्स हो, क्विक सपोर्ट हो, टीम व्यूअर हो, या फिर आप अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें, क्योंकि जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने हाइपर लिंक को क्लिक किया तो आपका मोबाइल व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, तो उसमें भी आप कभी भी हाइपर लिंक को क्लिक ना करें, तो आप निश्चित रूप से बच सकते हैं। बाकी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे सीबीआई और क्राइम ब्रांच और ईडी बनकर आपको वीडियो कॉल पर लेकर अगर पैसा मांगती है तो वो डिजिटल अरेस्ट का बोलती है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी कानून नहीं है, तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी आपसे बोलता है कि आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ रख के केस में रेप के केस में पकड़ा गया है, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको फोन करके पैसा नहीं मांगती है। और इसके अलावा अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पर तत्काल कंप्लेंट करनी है। 1930 पर ट्रैफिक ज्यादा है तो www.cybercrime.gov.in ये आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो 7049124445 इंदौर की क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि तस्वीर लगा दी जाती है, फोटो लगा करके ये पुलिस अधिकारी हैं, इस तरह साइबर फ्रॉड वाले भी करते हैं, लेकिन असल में सम्मन्स आपने भेजा है, वारंट भेजा है, गिरफ्तारी वारंट भेजा है, वो कैसे चेक करें? यदि आप लोकल भी आज की तारीख में हमने देखा है जो नए कानून में आप मोबाइल पर भी सूचना दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसको क्रॉस चेक कैसे करे सामने वाला? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आपके पास वारंट आया है, समन्स आया है, तो बेसिकली उसका टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमेशा विधिक प्रक्रिया का पालन करती हैं और आपको समय देती हैं। अगर किसी ने बोला 2 घंटे के अंदर वीडियो कॉल पे आ जाइए तो संभव ही नहीं है, ये मान के चलिए फ्रॉड है। दूसरा, कोई आप अगर खुद देखेंगे तो पिक्चर को फोटो पे डीआईजी लगा हो तो डीआईजी कभी एसपी लगा हो तो एसपी कभी संबंध नहीं देते हैं, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल देगा। तो बड़ी रैंक का फोटो लगाकर डीपी पर ये संभव नहीं है। तीसरा, अगर आप उस जो आपकी वो है जो नंबर है, नंबर अगर आप ट्राई की वेबसाइट पे भी जाएंगे या गूगल पे भी जाएंगे तो नंबर को थोड़ा टाइप करके देखेंगे तो किस सर्किल का है वो भी उसमें आ जाएगा कि वो बता रहा है कि इंदौर की क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, और नंबर पता चल रहा है कि वो नंबर की जो कोड है वो सर्किल बता रहे हैं, यूपी सर्किल। तो कहीं ना कहीं तो उससे आपको पता चल जाएगा ये फ्रॉडस्टर है। अधिकृत वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और आप उसके अलावा आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप अपना आईडी भेजिए, आप आईडी भेजिए अपना, क्योंकि आजकल बहुत आइडेंटिटी कार्ड भेजिए, आजकल लोग बहुत फ्रॉड कर रहे हैं और पास के थाने में जाके उसको वेरीफाई करें। निश्चित तौर पर यह भी करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि साइबर अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि एक बार आपको भी उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी। क्या था पूरा मामला? वो बेसिकली रैंडमली कॉल करते हैं, वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं, किसी सीनियर ऑफिसर को कर सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन को कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ाई होगा न्यूज में कि एक पॉलिटिशियन के साथ लगभग 1.5 करोड़ का यूपी में फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो कहीं भी किसी को भी रैंडमली कॉल करते हैं, तो वो उनके पास कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वैसे भी ये लोग बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है।
तो जब आपको निशाना बनाने की कोशिश की थी तो आप कैसे बचे, वैसे ही लोग भी बच सकें? देखिए मैं तो समझ गया था, क्योंकि मैं लगातार इनमें काम करता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि आपकी जो अकाउंट है 2 घंटे बंद होने वाला, तो मैं समझ गया था तभी कि ये फ्रॉड है। तो मैंने मीडिया वाले, क्योंकि उस समय थे, बाइट लेने आए थे, प्रेस प्रवक्ता भी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का, तो मैंने उनसे बोला कि देखो ये डिजिटल अरेस्ट का केस है, इसको रिपोर्ट करो। तो मैं तो तुरंत समझ गया था, किसी भी तरीके से कभी भी कोई 2 घंटे में आपका अकाउंट बंद होने वाला है, 2 घंटे में आपकी सिम बंद होने वाली है, ये सब इस तरह के जो कॉल्स आते हैं वो डिजिटल अरेस्ट के कॉल होते हैं। फिर आपको लाइन में लिया जाता है, फिर बोला जाता है कि मैं आपकी क्राइम ब्रांच में बात करा रहा हूँ, मैं आपकी सीबीआई में बात करा रहा हूँ। तो मैं समझ गया था शुरू में ही, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर समझ जाएंगे, एक बार सुन लेंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि इस तरह के कॉल आते हैं साइबर फ्रॉड में, तो वो भी अपना बचाव कर पाएंगे। आप स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि अब वो समय आ गया है जब कोर्स में ही इसको शामिल कर दिया जाए, बच्चों को लेकर, कानून को लेकर अवेयरनेस आ जाए उनमें? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें एक तो ट्रैफिक और साइबर फ्रॉड, ये दो चीजें इतनी अनिवार्य अंग हो चुकी हैं विश्व सोसाइटी का, कि इन दोनों को सिलेबस में शामिल करना बेहद आवश्यक है, जिससे लोग शुरू से ही, बचपन से ही या जागरूक रहे। दंडोतिया जी, आप बड़े फिट हैं, फिटनेस का राज क्या है? खेल के प्रति आपकी पहले भी रुचि रही है, क्रिकेट खेलते रहे हैं, अभी क्या करते हैं आप फिटनेस के लिए? अभी तो चूंकि पहले मैं योगा और क्रिकेट खेलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से ही मैंने डिस्कंटिन्यू कर दिया था, लेकिन अब फिर से क्रिकेट स्टार्ट करने वाला हूँ और वॉकिंग करता हूँ। और आप फिल्मों से भी बहुत प्रभावित हैं, फिल्में बहुत देखते हैं, ये कभी आपके जॉब में मददगार साबित हुई हैं? कभी उनसे प्रभावित हुई हैं, प्रेरित हुए? मददगार साबित होती है, क्योंकि आपके मन में जो छाप छूटी होती है बचपन की, उसी वजह से आप संवेदनशील हो जाते हैं। तो मैं संवेदनशीलता बहुत है। तो मैं, चूंकि मैं जब मुरैना में रहता था, मेरे घर के नीचे ही वीडियो था जो किराए पे दिया गया था, तो मैं ज्यादातर हर पिक्चर देखता था बचपन में। तो पिक्चरों का एक प्रभाव बहुत मन में काफी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो जब हम फील्ड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी होता है। किसी केस को सॉल्व करने में ये फिल्म कभी आपकी मददगार साबित हुई? एक आध कोई किस्सा? हाँ, जबलपुर में एक ब्लाइंड मर्डर था, जो कि डबल मर्डर था, पति पत्नी का मृत का वो मर्डर हुआ था। तो उसको भी ट्रेस करने में, क्योंकि फिल्म का काफी रोल था, फिल्म से ही आप प्रभावित होते हो, कई बार आपसे प्रभावित होकर फिल्म बनती है, तो वैस वर्षा होता है। तो डबल मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर, जबलपुर में कोतवाली क्षेत्र में, जब मैं सीएसपी कोतवाली जबलपुर था, उस समय मर्डर हुआ था। तो वो उसी स्थिति में ही वो आपने ट्रेस किया था। किस फिल्म से प्रभावित होकर, किस फिल्म की आपने इन्वेस्टिगेशन देखकर वैसे ही तर्कों के साथ जोड़ा? हाँ, मजबूर फिल्म थी। मजबूर फिल्म के आधार पर वो एक फिल्म में डायलॉग था माइकल डिसूजा का, प्राण का, उससे वो डायलॉग काफी, चूंकि काफी मैं सुना हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर वो डायलॉग मैंने भी दिया था। बट इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि आप जो कहते हो अल्टीमेटली जो सोचते हो वही करते हो, तो आप संवेदनशील ज्यादा हो जाते हो। फिल्में हर तरह की, पुरानी फिल्मों में तो कम से कम काफी सब चीजें कवर करके चलते थे वो लोग। आजकल की फिल्में थोड़ा सा डिफरेंट है, और उस समय की जो पीढ़ी थी, उस समय का जो फिल्में थी, फिल्में समाज का दर्पण होती थी, समाज की कई चीजों को दिखाया जाता। आप प्रभावित किससे हैं? पुलिस महकमे में, घर से? पुलिस में डिपार्टमेंट में कई अधिकारी होते हैं, जैसे साई मनोहर है, विपिन महेश्वरी साहब है, संतोष सिंह सर है, और आपके वरुण कपूर सर है। कई आप अधिकारियों से प्रभावित होते हो, क्योंकि जो आपको सिखाता है वो गुरु होता है। और जीवन में आप बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हो, जब तक आप जीवन जीते हो, कोई ना कोई आपको कुछ सिखाता ही रहता है, तो वो गुरु होता है। तो मेरे जीवन में कई गुरु बने हैं, तो सभी गुरु ही होते हैं जो आपको सिखाते हैं। कोई ऐसी सीख जो आपके लगातार काम में आती हो, या जो आपको याद करते हो बार बार, जब कि हाँ ये सीख थी, इसका पालन करना है मुझे? देखिए, मैं ये अपने इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा कि लाइफ में अपने गोल को सेट करना चाहिए, और गोल पर फोकस करना चाहिए। अगर आप गोल पर फोकस करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपको सफलता मिलेगी। लेकिन गोल को सेट करने के बाद फोकस गोल से हटाकर प्रोसेस पर रखना है। तो प्रोसेस पर जब आप फोकस रखेंगे गोल सेट करने के बाद, तब आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सपोज करो, अगर आपने गोल सेट किया और गोल पर ही फोकस किया, तो आप प्रोसेस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस को भूल जाएंगे, और आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस है हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन होना, तो ये सारे प्रोसेस है। तो फोकस प्रोसेस पर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि गोल्स आर टेम्परेरी, प्रोसेस आर परमानेंट। तो हमेशा व्यक्ति को अपने गोल सेट करने के बाद प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि खाते किराए पर ले जाते हैं, खातों से अपराध बढ़ने लगे हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है?
देखिए लगातार इसमें कई आरोपी बन रहे हैं। कल भी हमने 3 आरोपी डिजिटल अरेस्ट के भेजे हैं जिन्होंने खाते ऑपरेट कर रहे हैं मूल अकाउंट्स को, और लगभग हम 40 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल भेज चुके हैं ये मैसेज देने के लिए कि जो खाते भी उपलब्ध कराएंगे वो भी आरोपी बनेंगे। और इसमें कई लोग आरोपी बन रहे हैं, जिसमें कई एक डॉक्टर भी था, और कहीं ना कहीं इसमें कई इंजीनियर्स भी फंसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब लोग अपने कमीशन के चक्कर में ये रेंट पर अपने अकाउंट्स को देते हैं। टेलीग्राम में कई इस तरह के चैनल था जो इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जो इस तरह का इनको लालच देते हैं, और कई स्टूडेंट्स या कई लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वो उसमें साइबर फ्रॉडस्टर पैसे का रोटेशन कर लेते हैं। बाद में ये अकाउंट के डिटेल के आधार पर ये लोग आरोपी बनते हैं और जेल हो जाती है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 10%, 5% या 20% के लालच में कभी भी अपने अकाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति को ऑपरेट करने के लिए न दें, क्योंकि अकाउंट ये आपकी आइडेंटिटी है। अगर कुछ भी गलत होगा, रॉन्ग ट्रांजेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी देखने में आ रहा है कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के नाम पर भी बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो शेयर बाजार मैं में ये इन्वेस्ट संदेश देना करना चाहते चाहूंगा कि जीवन में कभी भी आसानी से कुछ नहीं मिलता। नथिंग कम्स इजी एंड फ्री, और कुछ भी डबल नहीं होता। कभी भी 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में कुछ भी रकम डबल नहीं होती है। जो लोग अनरियलिस्टिक रिटर्न का आपको झांसा देते हैं कि आपके 2 महीने में डबल हो जाएंगे, आपको पर डे 1% या 2% में पैसा देंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन आप लालच में आ जाते हो और आप फोकस करते हो, आपका फोकस गोल पे सेट हो जाता है कि मुझे पैसे कमाना है, और आप प्रोसेस भूल जाते हो, जबकि प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, उसको वेरीफाइड करना, उस साइट को कि वो साइट रजिस्टर्ड है या नहीं। www.cybercrime.sebi.gov.in में कहीं ये रजिस्टर्ड तो है या नहीं, अगर ये एडवाइजरी वाली इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट है। इसके अलावा क्या ये सिक्योर वेबसाइट है या नहीं, HTTPS लगा हुआ है। इसका डोमेन चेक करिए, lookup.domain.com। क्या इसका डोमेन जो बता रहे हैं कि 10 साल पुरानी है, लेकिन आपने डोमेन चेक किया तो पता चला कि 6 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई थी। ये सारी चीजें अगर आप वेरीफाइड नहीं करेंगे, फोकस अपना प्रोसेस पर नहीं रखेंगे, गोल पर ही रखेंगे, तो आपके साथ फ्रॉड होगा। अनरियलिस्टिक रिटर्न कभी नहीं आते हैं, रातों रात कोई भी लखपति करोड़पति नहीं बनता। आखिरी सवाल सर, जो युवा पुलिस महकमे में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? कड़ी मेहनत के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क, कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि अब तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क स्मार्ट वे में करिए, लेकिन हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कड़ी मेहनत करेंगे, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप ये मान के चलिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आपको फोकस्ड रहना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे राजेश डंडोतिया, जो साइबर अपराधियों के लिए काल बने हुए हैं। साइबर अपराधी उनके नाम से ही एक तरह से कह सकते हैं कि कांपने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से यदि युवाओं को आना है पुलिस में तो उन्हें लक्ष्य तय करना होगा। कोई यदि उन पर कमेंट्स कर रहा है, कोई उनको निशाना बना रहा है, तो उससे घबराएं नहीं, लक्ष्य साध कर चलें। जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य साधा, कई असफलताएं उन्हें मिली, लेकिन आखिर में जब उन्होंने ठान लिया था तो वो सफल हो गए। युवा भी ऐसे ही पुलिस महकमे में आ सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। अगली बार सत्ता के सारथी में ऐसे ही किसी साइबर कॉप या पुलिस कॉप से आपको मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते हैं अनादि टीवी। नमस्कार।